Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with discussing the next chapter of SST, that is the rise of nationalism in Europe. And this is our session number 1 of the same. सो एज यू नो हमारा पिछला एसएसटी का चैप्टर था, वी आर डिस्कस्ड अबाउट द नेशनलिज्म इन इंडिया. सो आज हम लोग पढ़ने वाले नेशनलिज्म इन यूरोप. सो यहाँ पे उतना सेम नहीं है, देयर आर मेनी चेंजेस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज का पहला सेशन हम लोग टेक्स्ट बुक रीडिंग करते जाएंगे एनसीईआरटी की रादर देन पीपीटीज, बिकॉज इट्स मोर यूजफुल विद इमेजेस एंड ऑल. सो ये देखो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर्स टॉक्स अबाउट द एंटायर image you see on the screen. The image you see over here, okay, this image is made by someone known as Frederick Soru. Okay, Frederick Soru in 1848. ठीक है, ये 1848 के पिक्चर की बात है. Now what I'm going to do is I'm not going to take you one by one, line by line. Rather I'll tell you all the important things over here. First of all, let us start from the top. टॉप से आप देख पा रहे हो, वी हैव जीसस क्राइस्ट ओवर हियर. करेक्ट, वी हैव जीसस क्राइस्ट ओवर हियर. वो ब्लेसिंग्स दे रहे. देन वी हैव मैनी एंजल्स एंड देयर इज समथिंग रिटन ओवर हियर. नाउ आई डोंट नो विच लैंग्वेज इट इज, बट येस इट इज रिटन फ्रेटर्निटी, मतलब ब्रदरहुड, isn't it? Next, coming down, you can see that there are various Germany का flag, French का flag, Dutch, then Italy, सबके अलग अलग flags है. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? So you see there is a very long line of people, है ना? A very long line of people is visible. और ये एक statue है यहाँ पे. That is your Statue of Liberty. याद है आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में? सो यू माइट हैव नोन स्टैचू ऑफ लिबर्टी. ठीक है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये रहा. देन व्हाट एल्स वी हैव, वी सी कि क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली. ये था एक यूटोपियन विजन था ये. ठीक है, दिस वाज एक्चुअली यूटोपियन विजन. यूटोपियन मतलब ये इमेजिनरी था. फ्रेडरिक सोरियो ने इमेजिन किया था कि ऐसा हो. ठीक है, ही वांटेड दैट कि दुनिया ऐसी दिखे. सो इफ़ यू लुक केयरफुली, लेट मी डिलीट एवरीथिंग. इफ़ यू लुक केयरफुली, क्या हो रहा है यहाँ पे, पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज अपने अपने कॉस्ट्यूम्स में फ्लैग्स को लेके यहाँ पे रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. ये है द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट और ये है द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन. ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रिस्पेक्ट पे करके वो आगे जा रहे हैं. ये आगे जाके फ्रांस का फ्लैग आगे क्यों है? दिस मीन्स कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये सब हुआ, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऑलरेडी इंडिपेंडेंस नेशन स्टेट को एक्वायर कर लिया था फ्रांस ने. अब ये बाकी की कंट्रीज बची हुई थी. सो दिस वॉज वॉट वॉज मेड बाय Frederick Sorio. So important points यहाँ पे I'll tell you. The important points are, first of all, 1848 Frederick Sorio. ठीक है, फ्रेंच आर्टिस्ट थे. ये था एक उटोपियन विजन. ठीक है. हाँ, one more thing. If you see on this ground, ये ग्राउंड पे आपको क्या दिख रहा है? You can see a scepter, royal scepter जिसको बोलते हैं ना, scepter, रॉयल सेप्टर दिख रहे हैं. यू कैन सी द किंग्स क्राउन. इसका मतलब होता है दी मोनार्कियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, जो मोनार्की होते हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया. अब मोनार्की कोई नहीं है. देयर इज नो मोनार्की एंड पीपल हैव डिस्ट्रॉयड द मोनार्की एंड मूव्ड अहेड. दैट वाज द मीनिंग ऑन दिस एट द ग्राउंड. तो उनको क्या चाहिए था कि मोनार्की कुछ नहीं हो, ओनली वी विल रूल. ठीक है, सो दैट इज वॉट इट इज शोन हो. ये सबसे ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही पर्सोनिफिकेशन हुआ था, सबसे ज़्यादा. बिकॉज यू नो, आई टेल यू अहेड दैट देयर वाज वन इडियम दैट व्हेन फ्रांस नीड्स द एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड. ओके, दैट वाज बाय ड्यूक मेटरनिच. ठीक है, अब देखो, दिस ऑल टॉक्स अबाउट द वॉट एवर आई सेड यू. अब देखो, जर्मन पीपल के बाद इफ़ यू सी, वी हैव द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसाइल्स, लंबार्डे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, सारे के सारे हैं उधर. ठीक है, इन द इमेज. नाउ दिस चैप्टर हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे
पीपल डिमांडेड, और उन्होंने क्या स्टेप्स लिए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मतलब एक मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर जहाँ पे मोनार्की में रूलिंग होती थी, वहाँ पे एक नेशन स्टेट उन्होंने ऑब्टेन कैसे किया विद स्ट्रगल्स, कॉमन आइडेंटिटी, उन सब के साथ। दैट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब हमने पिछले साल 9th ग्रेड में पढ़ा है सबसे पहले चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1789 में नेशनलिज्म का एक क्लियर मीनिंग वॉज विजिबल टू ऑल ऑफ अस, कि कैसे पीपल लड़ सकते हैं अपने राइट्स के, कैसे उन्होंने लड़ा भी। सो नेक्स्ट पार्ट कम्स ओवर हियर इज कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या, देयर वर मैनी वेरियस मेजर्स टेकन, बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए देयर वर टर्म्स यूज एज ला पैत्रे एंड ला सिटियोन, मतलब ला पैत्रे मीनिंग इज फादरलैंड एंड ला सिटियोन मीन्स सिटीजन, फ्रेंच वर्ड से। सो ये था कि पूरी कम्युनिटी एज इक्वल राइट्स है, सबके इक्वल राइट्स है अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन। वॉट एवर आई एम मेकिंग अंडरलाइनिंग, यू आर मेकिंग द बॉक्स, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट एक फ्रेंच फ्लैग बनाया गया था, ट्राई कलर फ्लैग, ठीक है। उसके बाद एस्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया था, रिमेंबर हमने पढ़ा था उन्होंने लड़ाई झगड़े करके थर्ड एस्टेट ने, उसको नाम दे दिया गया था एज नेशनल असेंबली। उसके बाद हिम्स कंपोज हुए थे, ओथ्स ली गई थी, कसम्स एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। सबको जो जो मार्टर्स थे जिन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ा था, वी इवन पेड रिस्पेक्ट टू देम, है ना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देयर वॉज अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम आया था जहाँ पे यूनिफॉर्म लॉज थे फॉर ऑल सिटीजन्स। इफ यू रिमेंबर हमने पिछले साल कहाँ पे छोड़ा था चैप्टर, वी हैड लेफ्ट द चैप्टर एट योर we had left the chapter by discussing about what, we had left the chapter by discussing the about your नेपोलियन बोनापार्टे, है ना। नेपोलियन बोनापार्टे के ऊपर हमने छोड़ा था, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम देयर इटसेल्फ। ऑल्सो फ्रेंच वॉज स्पोकन एज द मेन लैंग्वेज एंड इंटरनल ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश। ये थे सारे के सारे मेजर्स, these are the measures taken after the French Revolution. So 1, 2, 3 and I'm erasing it. Alright, coming ahead. नेक्स्ट हमारे पास थे द रेवोल्यूशनरीज, है ना। हमको याद है कि देर वॉज अ जैकोबिन क्लब, है ना, जहाँ पे ये सब हुआ था। उसके बाद देर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज, जो फ्रेंच आर्मी होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, उन सब में जाके उनका वेलकम भी हुआ था। सो इफ यू सी दिस वाज द हाउ द मैप लुक्ड लाइक ऑफ यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना। क्या था वियना, आई टेल यू। सो यूरोप का मैप कुछ ऐसा दिखता था। ओके, लेट्स कम अहेड। अब आते हैं हम अबाउट वन थिंग विच आई वांट टू हाईलाइट ओवर हियर। हमने याद है हमने कहाँ पे छोड़ा था चैप्टर, वी हैड लेफ्ट द चैप्टर ऑन नेपोलियन बोनापार्टे। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म किया था कि नेपोलियन बोनापार्टे ने आके हमारा फ्रांस को कंट्रोल में ले लिया था। जब उन्होंने लिया था तो ही गेव अ सिविल कोड, ही गेव अ सिविल कोड ऑफ 1804, सिविल कोड ऑफ 1804। अब वो सिविल कोड को हम बोलते हैं नेपोलियनिक कोड। सो उस कोड में क्या क्या पॉइंट्स, आपको मिनिमम 5 तो याद रखने पड़ेंगे, मिनिमम 5 इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो 5-6 तो आपको लिखने आने चाहिए। तो सिविल कोड ऑफ 1804, दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन जहाँ पे आपको पूछा जा सकता है। फर्स्ट वन, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, फ्यूडल सिस्टम, ये सब हटा दिया गया था। इक्वालिटी बिफोर लॉ वॉज प्रमोटेड, राइट टू प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी ले सकता है, फ्रांस के कंट्रोल के अंदर ये सब हुआ था। उसके बाद फ्यूडल सिस्टम का अबॉलिशमेंट हुआ था। उसके बाद पेजेंट्स को फ्री कर दिया था फ्रॉम सर्वडम एंड मैन्युअल, मतलब जो बॉन्डेड लेबर होते हैं, राइट, द बॉन्डेड लेबर के आप काम करो, हम पैसे तो नहीं देंगे पर तुमको। सो दैट वाज द बॉन्डेड लेबर, सो उसको भी हटा दिया गया था। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेर रिमूव, मतलब ऐसे ग्रुप बनाना ये सब अलाउड नहीं था, बट नेपोलियन सेड ओके आप ग्रुप्स बना सकते हो, ये सब कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स फॉर द नेपोलियनिक
code. Let us see ahead also. So if you see this tree, this is a planting tree of liberty, Germany में. So this shows about कि liberty कैसे हुई थी. All important pictures I'll show you, do not worry. See, this is one of the important picture. यहाँ पे if you see Rhineland, courier of Rhineland loses all he has on his way from Leipzig. और सारी ये पेपर्स कह रहे हैं ना, सारे कंट्रीज के नाम है जिसको नेपोलियन ने मतलब वो लूज कर दिया था. सो बिजनेसमैन के लिए देर वॉज यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज वेज एंड कॉमन नेशनल करेंसी. बिकॉज उस टाइम पे देर वर मैनी मैनी बहुत सारी करेंसियाज थी. हाँ, इधर से उधर जाके तो करेंसी चेंज, इधर से उधर जाके तो यूनिट्स चेंज हो जाते थे, तो उन सबको भी उन्होंने कम कर दिया था. ये सब हम नेपोलियन की बातें कर रहे हैं. ओके, नाउ दिस पार्ट जस्ट टॉक्स अबाउट कि क्या क्या कॉन्कर किया था, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. ऑलराइट, नाउ कम्स द नेशनलिज्म इन यूरोप. कैसे हुआ था? सो ये द वी सी जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, सो मैनी अमेजिंग ऐसे कंट्री हमको जाना ड्रीम कंट्रीज. बट एक्चुअली ड्यूरिंग दैट टाइम इट वर डिवाइडेड इनटू मैनी किंगडम्स. ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप होते थे जहाँ पे मोनार्कीज रूल किया करती थी. Most importantly, we talk about the Habsburg Empire over here. Habsburg Empire, it ruled over Austria-Hungary. It was a patchwork of many different regions. Okay, अब कौन से regions थे उनको याद करते हैं. So, first one, the Alpine regions. Alpine मतलब cold deserted regions थे हमारे Tyrol, Austria, Sudetenland and Bohemia. Alright, उसके बाद ये सारे थे German speaking. उसके बाद इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस जहाँ पे इटली बोली जाती थी, इटालियन स्पीकिंग थे, लंबार्डे और वेनिशिया. ठीक है. हंगेरी में हाफ ऑफ द पीपल स्पोक मैगियार और दूसरे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे. गलेशिया में एरिस्टोक्रेसी में पॉलिश बोलते थे. ठीक है. और देयर वाज लाइक द थिंग वाज कि एक ही कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस थी. Okay, so people lived within the boundaries, and mass peasant people like Bohemians and Slovaks to the north, Slovens in Carniola, Croatians in the south, Romans to the east in Transylvania. और ये सारी जो थी एक यूनिटी को शो नहीं कर रही थी, बिकॉज पीपल वर नॉट यूनाइटेड. ये कोई क्या बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है. सो द यूनिटी वॉज अनअवेलेबल. So during that time came the entry of the aristocracy and the new middle class. Aristocracy, let us talk about them. Aristocracy के कुछ points आपको याद रखने पड़ेंगे. Aristocracy was always the people who were rich. ठीक है, जो लोग rich थे, अमीर थे, right? That was the thing, and they were quite powerful. वो बहुत बहुत पावरफुल भी थे. Now what is the things now? वो लोग, उनके एस्टेट्स होते थे कंट्री साइड में, वो लोग फ्रेंच में बातें करते थे, उनकी हाई सोसाइटी का लेवल होता था. करेक्ट. और स्पेशली दे वर यूनाइटेड. ठीक है. वो लोग क्या करते थे, दे वर यूनाइटेड बाय द टाइज ऑफ मैरिजेस एज वेल. वो क्या करेंगे, अच्छा हम लोग अमीर हैं, सो अपने बेटे को लेंगे, फाइंड अ गर्ल हु इज ऑल्सो रिच, हु इज एरिस्टोक्रेट. सो वो जो अमीर साथ में अपनी वेल्थ को रखते थे. ओके. सो बट द प्रॉब्लम वॉज दे वर स्मॉल इन नंबर. वो मेजोरिटी में नहीं थे, वो माइनॉरिटी थे. बट द मेजोरिटी थी दैट वर मेड बाय द पेजेंट्री, जो हमारी मिडिल क्लास आने वाली थी. सो टू द वेस्ट बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म बाय टेनेंट, स्मॉल ओनर्स. और ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में देयर वर सर्व्स एग्जिस्टिंग. ओके. नाउ वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया था. ओके. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टार्ट हुआ था इन इंग्लैंड, कभी इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. फ्रांस, जर्मन स्टेट्स में ये सब 19th सेंचुरी के बाद ही आया था. सो व्हाट हैपन, जब ये बाद में आया, सो देयर वाज अ न्यू सोशल मिडिल क्लास, जो थी एक वर्किंग पॉपुलेशन, क्योंकि वो काम करते थे, पैसे कमाते थे. सो मिडिल क्लास में जो थे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ये सारे लोग इंक्लूडेड थे. एंड दे डिमांडेड फॉर अ लिबरल सोसाइटी. उन्होंने डिमांड की थी फॉर अ लिबरल सोसाइटी. सो लिबरलिज्म
उनके लिए क्या था, वॉट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर ऑल ऑफ दिस पीपल. सो आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी ये सब स्प्रेड होने लग गई. लिबरलिज्म जो टर्म है इट कम्स फ्रॉम लिबर लैटिन विच मीन्स फ्री, फ्रीडम, है ना. सो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल पीपल, हर इंसान का फ्रीडम के लिए लिबरलिज्म stood for. And after French Revolution, it even stood for the end of autocracy and clerical privileges. ठीक है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एज वेल. अब there were two aspects. ठीक है, there was one political aspect and there was one economical aspect also. Politically क्या था लिबरलिज्म? पॉलिटिकली लिबरलिज्म वॉज द राइट टू वोट, जो सबको मिले, जिनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, एवरीवन. बिकॉज यू नो हमारे नॉट हमारे टाइम, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ये सब नहीं था. जैकोबिन्स क्लब में सारे एडल्ट मेल्स को कर दिया था. नेपोलियनिक कोड ने वापस उसको कम कर दिया कि वुमेन तो कभी वोट ही नहीं कर पाए. और जो है कि वो जो सारे लोग थे with property, the men with property can only vote. So 19 only 20th century में non propertied men तो वोट ही नहीं कर पाते थे. So politically right to vote was one of the major point. उसके बाद हम आते हैं economic sphere में. Economically business के लिए economic sphere में it meant for the freedom of markets. ठीक है, अब क्या होता था, अगर आप कंट्री ए में हो, आपको जाना है कंट्री बी में, सो क्या होगा, देयर वर मेनी थिंग्स यू हैव टू टेक केयर अबाउट. फर्स्ट थिंग वाज स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन, जो स्टेट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है. उसके बाद करेंसी, एक थोड़ा डिस्टेंस हाल करो, करेंसी चेंज. उसके बाद आपको ड्यूज भरने पड़ते थे, टैक्सेस पे करने पड़ते थे. सो दैट वाज वन वेरी मेजर प्रॉब्लम. जो लोगों को इतना सब करने से अच्छा छोड़ो, कुछ करते ही नहीं है. सो टू सॉल्व दिस क्या हुआ था, बिफोर दैट आई टेल यू द कंडीशन. अब हर कंट्री के पास, हर छोटे छोटे स्टेट्स के पास भी करेंसी वेज अलग होते थे. अगर यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग, ठीक है, 11 कस्टम बैरियर्स पे करने पड़ेंगे, 5% ईच वन ऑफ देम में ड्यूटीज लगाई जाएंगी. उसके बाद टाइम कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको क्लॉथ मेजरिंग के लिए. लेट्स से एल वाज वन ऑफ द यूनिट, ठीक है, एंड एल ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल अगर आप फ्रैंकफर्ट में बाय करो तो 54.7 सेंटीमीटर है. मेंस में जाओगे तो 55.1 हो जाएगा, न्यूरेमबर्ग में जाओगे तो 65.6 हो जाएगा. सो जैसे जैसे जगह पे जो ये सब चेंज हो रहा है, सो हु विल हैंडल दिस. सो उसके लिए देयर वाज अ यूनियन फॉर्म्ड. The union was Zollverein. Zollverein was one of the union formed by Prussia and German states. ठीक है, तो ये इकोनॉमिक को इजी करने के लिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स और कैपिटल को इजी करने के लिए जोल्वेरियन फॉर्म हुआ था बाय प्रशिया. अब इसमें क्या हुआ था, जो टैरिफ्स थे इधर से उधर जाने में हजारों पैसे बर्बाद करो, दैट वाज अबॉलिश्ड. देन करेंसी रिड्यूस हुई थी. देयर वर 30 करेंसीज. एक जगह से दूसरी जगह सिंपली जाने के लिए भी आपको 30 करेंसीज लगती थी. ओके 1 सेकेंड, हाँ 30 करेंसीज लगती थी. इसलिए 30 से सीधा 2 करेंसीज आ गई ताकि थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़े, है ना. सो रेलवे स्टार्ट हुई, है ना. उसके बाद नेशनल यूनिफिकेशन हुआ इसके थ्रू. एंड देन जब लोग शेयरिंग करना चालू हो गए, देन द सेंटिमेंट्स फॉर ऑल ऑफ दिस इवेंचुअली ग्रू. उसके बाद आता है एक न्यू कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिव्स लोग हमने पढ़े थे, वी स्टडीड अबाउट द कंजर्वेटिव्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कभी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते थे. कंजर्वेटिव्स इस टाइम के अभी नेपोलियन डिफीट हो गया था 1815 वाटरलू में. सो आफ्टर दैट क्या हुआ, पीपल ने सोचा कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद मोनार्की, चर्च, ये सब जो है ये सब होने चाहिए. ओके, ये सब होने चाहिए. बट चेंजेस जो नेपोलियन लाया, उन्होंने बोला कि मॉडर्नाइजेशन को इम्प्रूव कर सकता है. मतलब जो नेपोलियन लॉज लगाए, हम इसको मोनार्की के साथ यूज करके हम अपने आप को और पावरफुल बनाएंगे. दैट वाज द थिंकिंग ऑफ द कंजर्वेटिव पीपल ड्यूरिंग दिस टाइम.
मॉडर्न आर्मी रखे, ब्यूरोक्रेसी रखे, डायनामिक इकोनॉमी रखे एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है। सो अब 1815 में क्या हुआ, अब आता है एक इंटरेस्टिंग फन पार्ट। 1815 में आर ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलके नेपोलियन को कर दिया था खत्म। खत्म एज इन दे वर डिफीटेड। तो आती है द नेक्स्ट थिंग नोन एज द ट्रीटी ऑफ वियना। क्या? द ट्रीटी ऑफ वियना। अब ट्रीटी ऑफ वियना की बारी आती है। ट्रीटी ऑफ वियना क्या होती है? ट्रीटी लगती है सेटलमेंट करने के लिए। ठीक है। अब ये कांग्रेस लीड गई थी वियना में। किसने लीड की थी ये? इट वाज लेड बाय द चांसलर डूक मेटरनिच। ऑस्ट्रियन चांसलर डूक मेटरनिच ने ये ट्रीटी को, और ट्रीटी को साइन करने के लिए उन्होंने क्या किया था? सबको बुलाया था। अब पॉइंट्स देखते हैं इसके। सो ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815, सबसे पहले बर्बन डायनेस्टी को वापस लाया गया। जो बर्बन डायनेस्टी खत्म हो गई थी ना लुइस 16 के, उनको वापस लेके आया, रिस्टोर किया पावर को उसके पास। उसके बाद क्या हुआ? नदरलैंड्स, नदरलैंड्स जो बेल्जियम को इंक्लूड करता था, वॉज सेटअप इन द नॉर्थ। ठीक है। और गियोना वॉज एडेड टू पीडमोंट इन द साउथ। सो जो जगह नेपोलियन ने कैप्चर की थी उन सबको बांट दिया आपस में। प्रशिया, प्रशिया वॉज गिवन न्यू टेरिटरीज। ओके। और ऑस्ट्रिया वॉज कंट्रोल्ड बाय दी, ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दे दिया गया नदर्न इटली का। जर्मनी में 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन था जो नेपोलियन ने किया था, उसको छोड़ दिया। उसके बाद ईस्ट में रशिया को मिल गया पोलैंड, प्रशिया को मिल गया सैक्सनी, एंड द मेन इंटेंशन वॉज कि सारी मोनार्कीज को वापस लेके आओ और नेपोलियन ने जो किया है उस सबके ऊपर पानी फेंको। दैट वॉज द मेन मोटो ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना। अब देखो, कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। ये सारे ऑटोक्रेसी थे, उनको कोई क्रिटिसिज्म नहीं, जब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा अच्छे से चलता रहे। देखो इफ यू सी दिस क्लब ऑफ थिंकर्स, जो बोल रहे बस बोलते रहो, हम और कोई बोल नहीं सकता। ओके, दैट वाज द कैरिकेचर। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है हमारे रेवोल्यूशनरीज के बारे में। इतना सा वो किसी ने लड़ाई नहीं की, वहाँ बहुत सारे लोगों ने लड़ाई की। सो ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 रिप्रेशन हुए, तो क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटीज बनाना चालू किया। उन्होंने बोला कि बहुत ट्रबल हो रहा है, अभी हम सीक्रेट सोसाइटीज में चले जाते हैं। एक सबसे खतरनाक इंसान था हुज नेम वाज जिजीपी मजीनी। ओके, जिजीपी मजीनी वाज द इटालियन रेवोल्यूशनरी। ही वॉज बॉर्न इन जेनोवा इन 1807 और वो एक मेंबर बन गए थे ऑफ द कार्बोनारी। कार्बोनारी एक सीक्रेट सोसाइटी थी। एट द एज ऑफ 24 वो एग्जाइल में चले गए थे क्योंकि उन्हें लिगुएरिया में रेवोल्यूशन करना चाहा। उसके बाद उन्होंने 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटी, उन्होंने कार्बोनारी में ज्वाइन किया। बट उसके बाद जिजीप मजीनी ने क्या किया, उन्होंने और अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई, यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली था मर्जेल्स में, यंग यूरोप था बर्न में। ठीक है। जो पीपल थे वो यंग थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट्स में से थे। ठीक है। जिजीपी मजीनी क्या चाहते थे, दे ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स। वो चाहते थे कि वो नेचुरली है, और वो ये नहीं चाहते कि इटली किसी के अंदर, इटली शुड बी एन इंडिविजुअल नेशन स्टेट बन जाए, एंड इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। इसलिए आगे जाके वो इटली को बनाते हैं, यूनिफिकेशन करते हैं। दैट विल स्टडी इन आवर अपकमिंग क्लासेस। सो थ्रू दिस जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इन सब में भी सोसाइटीज बन गई थी, इंस्पिरेशन फ्रॉम जिजीपी मजीनी। उनके रेलेंटलेस ओपोजिशन, मोनार्क, इन सबको मारा था। और मेटरनिच ने बोला था दैट ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ही वॉज नोन एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ठीक है। सो दैट इज वॉट इट इज for our today's session. So that's it for today guys. हमने क्या पढ़ा, we had studied about कि हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, and even
learned about our revolutionaries, कौन से नए लोग आए थे, and all of this. So with this we have completed with the today's session. Thank you so much for watching. We will come up with our next part, कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स में से. टिल देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करो चैनल को राइट अवे. आई विल बी सीइंग यू सून. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.